मेरे साथ बोलिए, छत्रपति शिवरायांचा त्रिवार जय जयकार। छत्रपति शिवरायांचा त्रिवार जय जयकार। छत्रपति शिवरायांचा त्रिवार जय जयकार। तासगावच्या प्राचीन श्री गणेशाला शत नमन। श्री बिरोबाच्या नावाने चांगभल सांगली सर्वात चांगली। भाइयों बहनों, मेरा इस धरती के साथ एक विशेष नाता है। यहां मंच पर आमदार भी बैठे हैं, खासदार भी बैठे हैं और मेरे जैसा कामदार भी मौजूद है। ये आमदार और खासदारों के बीच में मैं एक कामदार बनकर के देश की सेवा में लगा हुआ हूं। भाइयों बहनों, मेरा इस धरती से एक विशेष लगाव है। जैसा ही मैं यहां हेलीकॉप्टर से निकला, मुझे भिड़े गुरुजी के आशीर्वाद पाने का सौभाग्य मिला। और आप जिस नरेंद्र मोदी को देखते हो, उसको बहुत छोटी आयु से जिन्होंने संस्कार दिए, शिक्षा दी और जिनके जीवन पर मैंने किताब भी लिखी है, वे लक्ष्मणराव जी इनामदार यहां से 40 किलोमीटर दूर खटाऊ के रहने वाले थे, जिन्होंने मेरे जीवन को बनाने में बहुत बड़ा योगदान किया था। हम उनको वकील साहब कह के याद करते थे और सेतुबंध नाम से मैंने उनके जीवन पर एक किताब लिखी है। और आज फिर से एक बार उस धरती का ऋण चुकाने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। मैं आज आपसे एक विशेष काम से भी आया हूं, क्योंकि मैं चुनाव के समय, लोकसभा के समय आपके बीच आया था। मैं चुनाव के समय, लोकसभा के चुनाव में आपके पास आया था। ये सांगली लोकसभा क्षेत्र आजादी के बाद हम कभी जीत नहीं पाए थे और मैंने यहां के मतदाताओं को प्रार्थना की थी, एक बार मेरी बात पे भरोसा कीजिए और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। मेरे कोई आपका ज्यादा परिचय नहीं था, मैं एक छोटा सा इंसान था, आपके पास आया था और जब आपसे मैंने मांगा, आपसे मैंने
मांगा उससे भी ज्यादा आपने मुझे दे दिया। इतने भारी बहुमतों से संजय काका पाटिल को आपने दिल्ली भेज दिया। मेरे शब्द पर आपने भरोसा किया। मैं आज आपने मुझ पर जो विश्वास रखा है, आपने मेरे शब्दों पर भरोसा करके हमें लोकसभा की सीट दी है। मैं सबसे पहले इस सांगली लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को विशेष रूप से नतमस्तक होकर के नमन करता हूं, उनको वंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे लोकसभा में पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए निर्णय किया, तो मेरे मन में एक विचार आया। भिड़े गुरुजी ने मुझे प्रेरणा दी और मैं चुनावी मैदान में उतरने से पहले रायगढ़ के किले पर आया। छत्रपति शिवाजी महाराज की उस समाधि के पास अकेला साधक की मुद्रा में जाकर के बैठ गया। लंबे अरसे तक उस महापुरुष का पुण्य स्मरण करता रहा और मैं प्रार्थना करता रहा कि मुझे भी आप वाली ओजस्विता, तेजस्विता, पुरुषार्थ और पराक्रम करने की प्रेरणा दीजिए, ताकि मैं भारत के सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय अपने आप को समर्पित कर पाऊं। और उसके बाद मैंने अपना चुनाव अभियान का प्रारंभ किया था। जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लेकर के ऐसी बातें बता रहे हैं, मुझे बहुत पीड़ा होती है। श्रीमान शरद राव, आज आपके एक बयान ने मेरे दिल को गहरी चोट पहुंचाई है। आपको इतिहास का भी ज्ञान नहीं है। गुजरात का जन्म तो 1960 में हुआ। उसके पहले गुजरात तो महाराष्ट्र का हिस्सा था और आज भी हम महाराष्ट्र के छोटे भाई हैं। गुजरात वालों ने कभी, गुजरात ने हमेशा कहा महाराष्ट्र हमारा बड़ा भाई है। आज भी हम मानते हैं और हम तो सदियों से आपके छोटे भाई बनकर के रहे हैं। हमने कभी उस भाषा के लिए सोचा तक नहीं है जो बात आज आपने गुजरात के नाम पर उसके मुंह में डालने का घिनौना पाप किया है। मैं आज पूछना चाहता हूं शरद राव पवार को, आप छत्रपति शिवाजी महाराज की बातें करते हो, ये मुंबई का एयरपोर्ट उसको छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जोड़ने का काम किसने किया? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने किया। आप मुख्यमंत्री थे, आपको तो कभी सूझा नहीं। दिल्ली में आपकी कांग्रेस की सरकार थी, आपको कभी सूझा नहीं। अरे विक्टोरिया टर्मिनल
मुंबई का स्टेशन, उसको छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से किसने जोड़ा? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जोड़ा। आपको तो कभी सूझा नहीं था। और इतना ही नहीं, श्रीमान शरद पवार जी, आप अनेक वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के। आप केंद्र में कृषि मंत्री रहे हैं। मैं जानता हूं आपके चरित्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के गुण आने की संभावना ही नहीं है। लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री के तौर पर, कृषि मंत्री के तौर पर, अगर आपने छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने अपने कार्यकाल में जो जल प्रबंधन किया था, लोगों को पानी पहुंचाने का भगीरथ काम किया था, पानी के लिए व्यवस्थाएं की थी, अगर उससे सबक सीख करके, प्रेरणा लेकर के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में, कृषि मंत्री के कार्यकाल में छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करके, उनसे प्रेरणा लेकर के अगर आपने जल प्रबंधन किया होता तो महाराष्ट्र के किसान को मरने की नौबत नहीं आती। मैं अभी हेलीकॉप्टर से उतर रहा था और आपके इस गांव में मैंने स्विमिंग पूल देखा। मैं हैरान था, स्विमिंग पूल में पानी ही नहीं है। ये बिना पानी को तैरने वाले नेता हवा में तैरते हैं, हवा में। ये कितने समय से स्विमिंग पूल बंद पड़ा है भाई? नौजवान, कितने समय से बंद पड़ा है? पानी भरा, चालू हुआ ही नहीं, खर्चा किया। ये लोग ऐसे हैं जो करगिल की शहीदों की विधवाओं के घर लूट लिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने नौजवानों की नौकरी लूट ली। ये वो लोग हैं जिन्होंने गरीबों का सुख चैन छीन लिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने महाराष्ट्र की आशा अपेक्षाओं को पानी फेर दिया, और उन लोगों ने क्या कुछ बर्बादी करके रखी है, इसका यह उदाहरण है भाइयों। आप मुझे बताइए, आपको बिजली का संकट है कि नहीं है? मुझे बताइए, बिजली का संकट है कि नहीं है? आपको मैं एक बड़ी बात बताता हूं। मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। गुजरात में नर्मदा योजना पर एक डैम बन रहा है, 50 साल से बन रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। क्यों? दिल्ली सरकार परमिशन रोक देती थी। ये कांग्रेस की सरकार, ये शरद राव कांग्रेस में थे पहले। दिल्ली सरकार जब कांग्रेस की थी, वो यहां पर राज करते थे। नर्मदा का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। मेरे आने के बाद मैं पीछे पड़ गया नर्मदा योजना का प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए। अनशन पर बैठा, कुछ हद तक तो दिल्ली सरकार को झुकना पड़ा, लेकिन फिर 2005 के बाद उन्होंने ठान ली कि नर्मदा प्रोजेक्ट हम पूरा नहीं होने देंगे। इसके कारण नुकसान क्या हुआ है मालूम है आपको? नर्मदा योजना के प्रोजेक्ट के कारण वहां जो बिजली पैदा होने वाली है, हर वर्ष 400 करोड़ रुपयों की बिजली महाराष्ट्र को मुफ्त में मिलने वाली है। अगर ये प्रोजेक्ट 2005 में दिल्ली की कांग्रेस सरकार, यूपीए सरकार, जिसमें शरद राव खुद एक मंत्री थे, अगर ये योजना पूरी हो गई होती तो पिछले 9 साल में 3000 करोड़ से ज्यादा रुपयों की बिजली आपको मुफ्त में मिली होती कि नहीं मिली होती?
किसान को बिजली पहुंची होती कि न पहुंची होती? किसान की फसल में फायदा हुआ होता कि नहीं हुआ होता? लेकिन भाइयों बहनों, ये काम उन्होंने नहीं होने दिया। और कांग्रेस पार्टी मुझे पूछ रही है, 60 साल हुए जो देश की गादी पर बैठे थे, राज्यों की गादी पर बैठे थे, पंचायत से पार्लियामेंट तक सब जगह पे उन्हीं का झंडा फहरता था, 60 साल तक एक चक्री राज किया था। वो 60 साल का तो हिसाब नहीं दे रहे हैं, मोदी से 60 दिन का हिसाब मांग रहे हैं। आपने 60 साल हो गए, इतने साल बैठे थे, आपने नर्मदा प्रोजेक्ट को परमिशन नहीं दी। मैंने सत्ता में आने के 15 दिन में परमिशन दे दी, काम चालू हो गया। और 1 साल के 2 साल के भीतर भीतर, 1 या 2 साल के भीतर भीतर महाराष्ट्र को 400 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा कीमत की बिजली मुफ्त में मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन शरद राव, आलोचना करना तो बहुत सरल है। ऐसी भूमि है जहां किशमिश भी उतनी पैदा होती है और नेता भी इतने पैदा होते हैं कि यहां का कोई भला ही नहीं हुआ। एक से बढ़कर एक दिग्गज नेताओं की उर्वरा भूमि रही है यहां। लेकिन आप जैसे नेता मिले, मुझे बताइए, चीनी के कारखाने बंद क्यों पड़े हैं भाई? किसान परेशान है कि नहीं है? किसान परेशान है कि नहीं है? भाइयों बहनों, जिस प्रकार से यहां चीनी का कोऑपरेटिव मूवमेंट है, वैसे गुजरात में दूध का कोऑपरेटिव मूवमेंट है। गुजरात का किसान दूध के कोऑपरेटिव मूवमेंट में है। आज पूरे दुनिया में अमूल का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बताइए मुझे, बज रहा है कि नहीं बज रहा है? वो किसानों के द्वारा चल रहा है। मोदी नहीं चलाता था उसको, किसान चलाते थे। किसी किसान को मरने की नौबत नहीं आई। क्या कारण है कि आपने चीनी के कारखानों को राजनीति का अड्डा बना दिया और किसानों को मरने पर मजबूर कर दिया, और आप जवाब देने को तैयार नहीं है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, ये कृषि मंत्री रहे और पिछले 15 साल में महाराष्ट्र में किसानों ने जो आत्महत्या की है, औसत हर वर्ष 3,700 किसानों ने आत्महत्या की है। 3,700। आप कल्पना कर सकते हो भाई? लेकिन क्या कभी इन कांग्रेस के, एनसीपी के नेताओं के आंख में से आंसू टपकते देखा है भाई? किसान की बात करना उनको शोभा नहीं देता है। और छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करने वाले श्रीमान शरद राव को मैं कहना चाहता हूं, आपकी बारामती में छत्रपति शिवाजी महाराज का जो स्टैच्यू है ना, उससे कई गुना बड़ा स्टैच्यू सूरत की धरती पर मैंने लगवाया है। इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज को सूरत के नाम से बदनाम करने वालों को जवाब देने का काम मैंने किया है। उसी सूरत में सबसे बड़ा छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला लगा करके इतिहास को मैंने झकझोर दिया है। आप हमारी शिव भक्ति को ललकारना बंद कर दीजिए। ये भक्ति हमारी रगों में है, हमारे संस्कार में है। भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं, आज कुछ अखबार के पंडितों ने लिखा है कि मोदी ने अपने भाषण में शिवसेना की आलोचना नहीं करते हैं। भाइयों बहनों, बाला साहब ठाकरे की गैर हाजिरी में महाराष्ट्र प्रदेश का यह पहला चुनाव है और मैंने मन में तय किया है
कि बाला साहब ठाकरे के प्रति मेरा जो आदर है, मेरी जो श्रद्धा है, और जिस शिवसेना को बनाने के लिए बाला साहब ठाकरे ने अपना जीवन खपा दिया था, दुनिया भर की आलोचनाओं के खिलाफ वो अकेले खड़े रहे थे, उनकी संकल्प शक्ति को मैं हमेशा आदर करता रहा हूं। और इसलिए मैंने तय किया है कि बाला साहब की गैर मौजूदगी का ये पहला चुनाव है, महाराष्ट्र का पहला चुनाव है, और इसलिए मैं बाला साहब के प्रति अपनी श्रद्धा और आदर को व्यक्त करने के लिए शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। ये मेरी बाला साहब ठाकरे को श्रद्धांजलि है, ये मेरी बाला साहब ठाकरे को आदरांजलि है। और इसलिए अखबार के लोग हमारी भावनाओं को समझे बिना हर चीज को राजनीति के तराजू से तोलने की मेहरबानी करके कोशिश न करें। राजनीति से ऊपर भी आदर और श्रद्धा के कुछ तत्व रहते हैं, उसको राजनीति के तराजू से तोला नहीं जा सकता है। और इसलिए यह पहला चुनाव है, उनकी गैर मौजूदगी का पहला चुनाव है, और मेरा कर्तव्य बनता है कि उनके आदर में शिवसेना के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। लेकिन भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये 15 साल आपने एनसीपी की घड़ी चलाने की बहुत कोशिश की कि नहीं की? एनसीपी का जब जन्म हुआ उस दिन घड़ी की सुई वहीं थी, उससे आगे जरा भी गई है क्या? वहीं पर है कि नहीं है? आप निकाल दीजिए उस समय की फोटो, जिस दिन एनसीपी का जन्म हुआ उस दिन का घड़ी का फोटो निकाल दीजिए, आज का निकाल दीजिए, उनकी सुई वहीं की वहीं अटकी हुई है। अरे जो पार्टी खुद की घड़ी की सुई नहीं चला पाती, वो महाराष्ट्र के भाग्य की दिशा कहां बदल पाएगी भाई? कहां बदल पाएगी? भाइयों बहनों, ये कहने को दो दल है, लेकिन दिल एक है। दल दो, दिल एक। कांग्रेस हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, ये एक ही गोत्र के चक्के बक्के है। ये कांग्रेस से ही निकले हुए हैं। इनका चरित्र में कोई फर्क नहीं है, उनके इरादों में फर्क नहीं है, उनके मकसद में फर्क नहीं है, उनकी आदतों में फर्क नहीं है। उनको तो सिर्फ इन्हीं कामों में रुचि है भाइयों। ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये भ्रष्टाचारवादी है, भ्रष्टाचारवादी। ये भ्रष्टाचारवादी मानसिकता वालों के खिलाफ ये महाराष्ट्र का चुनाव है भाइयों। ये महाराष्ट्र का चुनाव महाराष्ट्र को स्थिरता और विकास की गति देने के लिए है, और इसलिए आज मैं आपके पास आया हूं। अब महाराष्ट्र को ये युति के चक्कर से बाहर निकालना है कि नहीं निकालना है? आप मुझे बताइए, निकालना है कि नहीं निकालना है? अभी भी गठबंधन करते रहना है क्या? आपकी बर्बादी का मूल कारण ये गठबंधन है। आपकी मुसीबत का कारण गठबंधन है, कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है। भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार है, मैं जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हूं। आप पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाइए, पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाइए भाइयों। मैं जरा पूछना चाहता, मुझे बताइए, कांग्रेस वाले कहते हैं मोदी ने इतने दिन में क्या किया? मुझे बताओ भैया, हजारों साल से हमारा हिंदुस्तान है कि नहीं है? मुझे सबकी तरफ से आवाज चाहिए, सबका जवाब चाहिए।
हमारा हिंदुस्तान हजारों साल से है कि नहीं है? कांग्रेस की सरकार थी तब भी हिंदुस्तान था कि नहीं था? लेकिन क्या कभी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजता था क्या? अमेरिका वाले हिंदुस्तान को पूछते थे क्या? और आज अमेरिका में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बज रहा है कि नहीं बज रहा है? क्यों बज रहा है? क्या कारण है? क्या कारण है? क्या कारण है? क्या कारण है भाइयों? मोदी के कारण नहीं बज रहा है। ये जादू मोदी का नहीं है, ये करिश्मा मोदी का नहीं है। ये अमेरिका में हिंदुस्तान का डंका इसलिए बज रहा है, ये डंका बज रहा है 125 करोड़ देशवासियों के कारण। 125 करोड़ देशवासियों ने संकल्प करके दिल्ली में पूर्ण बहुमत वाली सरकार को चुना है, पूरा जन्म समर्थन देकर के प्रधानमंत्री को चुना है, और उसके कारण दुनिया भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार हुई है। ये पूर्ण बहुमत की ताकत है। महाराष्ट्र की भी सारी दुनिया में पहचान बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? सारी दुनिया में महाराष्ट्र का नाम गूंजना चाहिए कि नहीं गूंजना चाहिए? सारी दुनिया में महाराष्ट्र नंबर 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदुस्तान में चारों तरफ महाराष्ट्र की वाहवाही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर आप चाहते हो तो महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार की गलती कभी मत करना। पूर्ण बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए और फिर हमसे 5 साल के बाद हिसाब मांगिए। आप, हम आपको हिसाब देंगे, अपने कामों का जवाब देंगे। हम कांग्रेस की तरफ भागने वाले लोग नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से विजयी बनाइए। मैंने आपको चुनाव में वादा किया था कि मैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लाऊंगा, किसान को खेत तक पानी पहुंचाने का एक भगीरथ काम शुरू करूंगा। पहले ही बजट में उस काम को मैंने बजट के अंदर डाल दिया और काम की योजना बनाना शुरू कर दिया। हम वादा निभाने वाले लोग हैं भाइयों। यहां पर हमारे किसान फलों की खेती भी करते हैं ना, करते हैं ना, हॉर्टिकल्चर करते हैं ना। यहां मैं अभी अमेरिका गया, अमेरिका में भी मैं मेरे फल फलादि का उद्योग करने वाले किसानों को नहीं भूला। मैं वहां पेप्सी के सीईओ को मिला और पेप्सी के सीईओ को मैंने पूछा, मैंने कहा आप पेप्सी बेचते हो, कोका कोला वाले कोका कोला बेचते हैं, और भी कई सॉफ्ट ड्रिंक बेचे जाते हैं, अरबों खरबों रुपयों की कमाई करते हैं। मैंने उनको कहा क्या इसके अंदर सच्चे फलों का रस मिक्स किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? अगर हमारे फलों का रस उसमें डालना शुरू हो जाए, 5% भी अगर डाल दे, 5%, तो भी हिंदुस्तान के फलों के उत्पादक किसानों को भरपूर कमाई होने की पूरी संभावना है। उनके फल तुरंत बाजार में बिक जाएंगे। उन्होंने मुझे वादा किया है कि हम लेबोरेटरी में जांच करेंगे, क्या पेप्सी के अंदर भी फूलों का रस मिलाया जा सकता, फलों का रस मिलाया जा सकता है क्या? मैंने भारत सरकार में भी अधिकारियों को कहा है कि लेबोरेटरी में जांच करो, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं
उसमें कितना परसेंटेज नेचुरल फ्रूट जूस हम उसमें डाल सकते हैं। एक बार अगर नेचुरल फ्रूट जूस डालना शुरू हो गया तो हिंदुस्तान के किसी फलों के किसान का फल कभी सड़ेगा नहीं, बर्बाद होगा नहीं, खेत में ही उसको बाजार मिल जाएगा। भाइयों, ये काम हम सोचते हैं और अमेरिका जाते हैं तब भी इसी काम को सोचते हैं। मुझे मेरे किसानों की भलाई करनी है, मेरे गांव का भला करना है, महाराष्ट्र का भला करना है और इसलिए आज मैं आपके पास आया हूं। मैं आपसे आग्रह करने आया हूं, यहां उद्योग चाहिए। नौजवान को रोजगार कहां से मिलेगा? आप किसी भी किसान को पूछिए, अगर उसके घर में 2 बेटे हैं तो हर बाप चाहता है कि कम से कम एक बेटा खेती से बाहर निकल करके कहीं पर भी नौकरी में जाए। ये चाहते हो कि नहीं चाहते हो भैया? हर किसान चाहता है कि नहीं चाहता है? तो रोजगार कहां से आएगा? कारखाने लगेंगे तब रोजगार आएगा। और इसलिए हमने अभियान चलाया है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया। मैं जापान गया था, जापान की सरकार ने कहा है हम हिंदुस्तान में 2 लाख करोड़ रुपयों की पूंजी लगा करके उद्योग लगाएंगे, यहां के हिंदुस्तान में लगाएंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। 1.25 लाख करोड़ चाइना ने मुझे कहा है कि हम लगाएंगे। आप मुझे बताइए, उद्योग लगेंगे, नौजवान को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मेक इन इंडिया का मंत्र लेकर के चल रहा हूं ताकि मेरे नौजवानों को रोजगार मिले। भाइयों बहनों, भारत आगे बढ़ने के लिए अब खड़ा हो चुका है जी। अब ये देश रुक नहीं सकता। निर्णय हमें करना है, आगे जाना है कि नहीं जाना है। फैसला महाराष्ट्र ने करना है कि आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। मैं एक बार कहता हूं महाराष्ट्र के लोगों को, एक कांग्रेस और एनसीपी के भ्रष्टाचार को, जिन्होंने पानी को लूटा है, जिन्होंने शहीद विधवाओं के घर लूटे हैं, जिन्होंने सरकारी तिजोरी की जेब लूटी है, उन सबको हमेशा के लिए विदाई कर दो भाइयों, विदाई कर दो। महाराष्ट्र की राजनीति में उनके लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए भाइयों। भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए, पूर्ण बहुमत के साथ विजयिए। मेरे साथ बोलेंगे, जयकारा बोलेंगे, गजानन महाराज की, गजानन महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।